वेलकम टू हाईलीगल। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जॉइंट हिंदू फैमिली, कर्ता एंड सक्सेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हम बात करेंगे जॉइंट हिंदू फैमिली, को पार्सनरी, कर्ता और सक्सेशन के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली। Joint Hindu family consists of common male ancestor, his wife, and all his lineal male descendants together with their wives, widows, and unmarried daughters and also daughters of male descendants. इसका क्या मतलब हुआ कि जॉइंट हिंदू फैमिली के मेंबर्स कौन कौन हो सकते हैं? तो सबसे पहले कॉमन मेल एंसेस्टर होगा, उनकी वाइफ होंगी, उनके सारे लीनियर मेल डिसेंडेंट्स होंगे, यानी कि नीचे की पीढ़ी पूरी, और उनकी वाइफ्स होंगी, विडोज हो सकती है, और अनमैरिड डॉटर्स एंड ऑल्सो डॉटर्स ऑफ मेल डिसेंडेंट्स। ठीक है, तो ये पूरा जो परिवार होता है इसे बोला जाता है जॉइंट हिंदू फैमिली। A joint Hindu family has no separate legal entity. Very important point कि joint Hindu family की separate legal entity नहीं होती है. It is neither a juristic person nor a corporation. ना ही ये juristic person होता है, ना ही ये corporation होता है. A joint Hindu family can neither be created by the act of the members nor by agreement between the parties. Joint Hindu family ना ही act of members के थ्रू क्रिएट की जा सकती है, ना ही ये अग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज, यानी किसी प्रकार का अग्रीमेंट अगर पार्टीज करती हैं तो उनके थ्रू भी क्रिएट नहीं की जा सकती है। A stranger cannot be made a member of joint Hindu family, क्योंकि हमने देखा कि joint Hindu family के जो members होते हैं वो कॉमन मेल एंसेस्टर, उनकी वाइफ और जो भी उनके डिसेंडेंट्स होंगे वो ही होते हैं। तो कोई भी व्यक्ति जो कि स्ट्रेंजर है वो मेंबर नहीं बन सकता जॉइंट हिंदू फैमिली का। द ओनली एक्सेप्शन इज मैरिज एंड अडॉप्शन। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, मैरिज एंड अडॉप्शन, यानी अगर किसी की मैरिज हो जाती है तो उसके थ्रू वो जॉइंट हिंदू फैमिली का मेंबर्स बन सकता है। एंड अगर जो अडॉप्शन होता है, मतलब अगर जॉइंट हिंदू फैमिली ने किसी को अडॉप्ट कर लिया है तो फिर वो उस फैमिली का हिस्सा माना जा सकता है। Law will presume that every Hindu family is a joint one unless the contrary is proved. लॉ का प्रिजम्पशन हमेशा ये रहेगा कि जो हिंदू फैमिली रहेगी वो जॉइंट हिंदू फैमिली है, अनलेस उसे रिबर्ट न कर दिया जाए, कॉन्ट्ररी उसे प्रूव न कर दिया जाए। ठीक है, देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू मेंबर्स टू कॉन्स्टिट्यूट अ जॉइंट फैमिली एंड दे मस्ट बी हिंदूज। अगर एक जॉइंट फैमिली दिखानी है हमें तो उसमें कम से कम दो लोग होने चाहिए। ठीक है, और वो हिंदू होने चाहिए, तब तभी वो ऑब्वियसली जॉइंट हिंदू फैमिली कहलाएगी। For bringing a joint Hindu family in existence, a common male ancestor is necessary, but for its continuance, common male ancestor is not necessary. मतलब अगर हमें एग्जिस्टेंस में लाना है जॉइंट हिंदू फैमिली को तो उसके लिए कॉमन मेल एंसेस्टर का होना जरूरी है, क्योंकि उसी से आगे की पीढ़ियां चलेंगी। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जब तक वो कंटिन्यू रहे तब तक कॉमन मेल एंसेस्टर भी रहे। मतलब ऑफकोर्स उनकी डेथ हो सकती है या कोई और चीज हो सकती है कंटिन्यूंसी, बट उस केस में भी continuance के लिए common male ancestor is not necessary. Now, in Doda Munayappa through IRS versus Munni Swami and others 2019 का केस है. In this case, Supreme Court held that property inherited from father by sons become joint family property in the hands of the son. मतलब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रॉपर्टी फादर से सन्स इनहेरिट कर रहे हैं तो वो जो प्रॉपर्टी रहेगी वो जॉइंट हिंदू फैमिली की प्रॉपर्टी रहेगी इन द हैंड्स ऑफ द सन, मतलब सन के हाथों में आई हुई जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी ही कहलाएगी। अब बात करते हैं को पार्सनरी की। तो को पार्सनरी के संबंध में सबसे पहले एक अमेंडमेंट आया था 2005 का, तो हम उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि उससे पहले क्या हुआ करता था और आफ्टर 2005 क्या उसमें चेंजेस आ गए। तो सबसे पहले पोजीशन बिफोर 2005 अमेंडमेंट क्या थी? Co-partnering comprised of continuous chain of four generations of male members, including the last holder of the property. मतलब कि को-पार्टनरी में पहले चार जनरेशन की चेन को इंक्लूड किया जाता था और उसमें केवल मेल मेंबर्स रहते थे। ठीक है, तो मतलब जो भी लास्ट होल्डर रहा करता था, प्रॉपर्टी होल्ड करने वाला लास्ट होल्डर, उसको भी इंक्लूड किया जाता था। मतलब 4 3 2 1 ऐसे करके चेन चलती थी। इट इज अ नैरोअर बॉडी विद इन अ जॉइंट फैमिली। तो ये एक नैरोअर बॉडी थी, क्योंकि जॉइंट फैमिली में बहुत सारी पीढ़ियां, वाइफ, विडो सब कुछ इंक्लूड हो रहे थे, बट इसमें केवल मेल जनरेशंस को, वो भी चार जनरेशंस को इंक्लूड किया जा रहा है। Now, Mitakshara concept of Upasari is based on the notion of son's birthright in the joint family property.
मतलब कि जो हमने पढ़ा हुआ था मिताक्षरा कॉन्सेप्ट कोपासनरी का, वो बेस्ड है सन्स बर्थ राइट, मतलब जैसे ही लड़के का जन्म होता है उसका अधिकार बन जाता है जॉइंट हिंदू फैमिली की प्रॉपर्टी में। तो उसी पर ये बेस्ड है। एंड कोपासनर्स एक्वायर इंटरेस्ट इन द जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी बाय बर्थ, वही हमने जो देखा कि जैसे ही बर्थ होती थी सिर्फ बर्थ से ही उनका कोपासनर्स का इंटरेस्ट बन जाता था जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में। Metaxara co-partnering comes to an end either by partition or by death of last surviving co-partner। तो मिताक्षरा की जो कोपार्टनरी है वो कैसे खत्म होती है? तो या तो वो पार्टीशन के थ्रू, अगर जो कोपार्टनर है वो पार्टीशन क्लेम करता है, या फिर अगर जो आखिरी कोपार्टनर है उसकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ से क्या हो जाता है, मिताक्षरा कोपार्टनरी का एंड हो जाता है। Now, existence of a joint family property is essential in a co-partnership. Of course, joint family property का होना बहुत जरूरी है co-partnership के लिए। And initially, co-partnership carried with itself doctrine of survivorship. It means that on the death of a co-partner, his interest in the joint family property will devolve on surviving co-partners by rule of survivorship and not by succession. तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवरशिप लगती है। मतलब कि अगर एक को पार्टनर की डेथ हो जाती है तो जो उसका इंटरेस्ट है जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में वो किसको चला जाएगा, वो चला जाएगा सर्वाइविंग को पार्टनर्स को बाय रूल ऑफ सर्वाइवरशिप। और यहाँ पे सक्सेशन से नहीं होता है, मतलब सक्सेशन से ट्रांसफर नहीं होगा उसका शेयर, बल्कि जो सर्वाइविंग को पार्टनर्स है जो जीवित है उनको जाएगा, ना कि उसके सक्सेसर्स को जाएगा। This doctrine was diluted by Hindu Succession Act 1956, और इसी डॉक्ट्रिन को डाइल्यूट कर दिया गया था हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के द्वारा, और फिर 2005 अमेंडमेंट के द्वारा टोटली इसे अबॉलिश कर दिया गया। तो अब देखते हैं पोजीशन आफ्टर 2005 अमेंडमेंट। तो अब 2005 अमेंडमेंट ने क्या क्या चेंजेस लाए। सो Section 6, subsection 1 of Hindu Succession Act 1956 was amended by Succession Amendment Act 2005, and it brought about the following changes. तो क्या-क्या changes हुए? Firstly, the daughter married or unmarried of a co-partner shall by birth become a co-partner in her own right in the same manner as son. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी हमने देखा कि कोपार्टनरी पहले मिताक्षरा लॉ के अकॉर्डिंग चलती थी और सन को राइट मिलता था प्रॉपर्टी में उसकी बर्थ पर। तो यहाँ से 2005 से जो लड़की है उसको भी कोपार्टनर बना दिया गया प्रॉपर्टी में, और उसका भी सेम राइट कर दिया गया जैसा कि लड़के का रहता था। She has the same right in the co-partnering property as she would have had if she had been a son। मतलब वही कि जैसा अगर वो लड़का होती तो उसका अधिकार होता, वैसा ही सेम राइट उसका को पार्सनरी प्रॉपर्टी में कर दिया गया। एंड शी शैल बी सब्जेक्ट टू सेम लाइबिलिटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेट को पार्सनरी प्रॉपर्टी एज दैट ऑफ सन। अगर आपको राइट मिल रहा है तो राइट हमेशा लाइबिलिटी के साथ आता है, तो सब्जेक्ट टू सेम लाइबिलिटीज यानी कि जो भी लाइबिलिटीज बनती अगर वो लड़का होती तो वही सेम लाइबिलिटीज भी उसकी बनेंगी इन रिस्पेक्ट ऑफ सेट को पार्सनरी प्रॉपर्टी। Succession Amendment Act 2005 also abolished the doctrine of survivorship। तो सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 ने जो डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवरशिप थी उसको भी अबॉलिश किया। नाउ द इंटरेस्ट ऑफ द डिसीज्ड को-पार्टनर विल डिवॉल्व बाय टेस्टामेंट्री और इंटेस्टेट सक्सेशन एंड नॉट बाय सर्वाइवरशिप। तो अब अगर किसी को-पार्टनर की डेथ होती है तो उनका इंटरेस्ट कैसे ट्रांसफर होगा, या तो टेस्टामेंट्री तरीके से, मतलब अगर उन्होंने विल बना दी है तो उसको जाएगा जिसके लिए विल बनी है। एंड सेकेंडली इंटेस्टेट सक्सेशन एंड नॉट बाय सर्वाइवरशिप। इंटेस्टेट सक्सेशन मतलब कि जो हम सक्सेसर्स देखेंगे कि उनके जो भी वारिस होंगे उनको जाएगा, ना कि सर्वाइविंग को पार्टनर को जाएगा। तो टोटली डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवरशिप 2005 से अबॉलिश कर दी गई। इन अशनूर कौर इन अर्शनूर कौर इन अर्शनूर सिंह वर्सेस हरपाल कौर एंड अदर्स 2020 का वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ है, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने बोला दैट द रूल अंडर मिताक्षरा लॉ दैट whenever a male ancestor inherits any property from any of his paternal ancestors up to 3 degrees above him, then his male legal heirs up to 3 degrees below him would get an equal right as co-partners in that property, will apply in cases of succession which opened before Hindu Succession Act 1956। इस केस ने क्या बोला कि मिताक्षरा लॉ में एक रूल है
कि जब भी मेल एंसेस्टर कोई प्रॉपर्टी इनहेरिट करता है अपने पैटर्नल एंसेस्टर से, जो कि उससे 3 डिग्री ऊपर है, ऊपर की तरफ 3 डिग्री है, मतलब कि दादा परदादा और ग्रेट ग्रैंड फादर जो रहेंगे उनसे लेता है, देन हिज मेल लीगल heirs अप टू थ्री डिग्रीज बिलो हिम, मतलब फिर जिसने इनहेरिट की प्रॉपर्टी, सपोज ए ने की है XYZ से इनहेरिट, तो उसके बाद जो नीचे की तरफ के 3 डिग्रीज रहेंगी, मतलब मान लीजिए ए के बाद B C D है, तो उनको इक्वल राइट मिलेगा को पार्टनर का उस प्रॉपर्टी में, जैसे कि सक्सेशन में होता है। ठीक है, जो कि हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के पहले के केसेस में हुआ करता था। ठीक है, तो बेसिकली हमें ये याद रखना है कि अगर प्रॉपर्टी इनहेरिट हुई है 3 डिग्रीज अबव के लोगों से, पैटर्नल एंसेस्टर्स से, तो उनका सेम राइट बनेगा, जैसा कि किन लोगों का सेम राइट बनेगा, जो 3 डिग्रीज नीचे के लोग हैं उनका इक्वल राइट रहेगा एज को पार्टनर, जो और किस केस में, सक्सेशन के केस में, जो कि हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 से पहले के केस में हुआ करता था। Now, there is another very important case law, which is Vinita Sharma versus Rakesh Sharma, 2020. Supreme Court held that daughters have right in co-partnery by birth, and that is not necessary that father co-partner should be living when Hindu Succession Amendment Act 2005 came into force. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डॉटर्स का जो राइट है कोपार्सनरी में, वो बाय बर्थ होगा, और ये जरूरी नहीं है कि जो फादर है, फादर को पार्टनर है, वो उस वक्त जीवित होना चाहिए जब हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 आया, यानी कि फादर का लिविंग होना 2005 में आवश्यक नहीं है। द कंफेरल ऑफ राइट इज बाय बर्थ, मतलब राइट जो है वो बाय बर्थ मिलेगा, एंड द राइट आर गिवन इन द सेम मैनर विद इंसिडेंट्स ऑफ कोपार्सनरी एज दैट ऑफ अ सन, और सेम मैनर में राइट्स मिलेंगे जैसे कि सन के केस में मिलते हैं, एंड शी इज ट्रीटेड एज को पार्टनर इन द सेम मैनर विद द सेम राइट्स एज इफ शी हैड बीन अ सन एट द टाइम ऑफ द बर्थ, एंड उनके को पार्टनरी सेम राइट्स बनेंगे जैसे कि सन के बनते हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ। अब बात करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन द HUF, दैट इज कर्ता। So the affair of the joint Hindu family has to be managed by some male member. This is very important. कर्ता जो है हमेशा मेल मेंबर ही हो सकता है, क्योंकि जॉइंट हिंदू फैमिली में जो अफेयर्स होते हैं फैमिली के, उसे मैनेज करने की जिम्मेदारी हमेशा मेल मेंबर की होती है, एंड द सीनियर मोस्ट मेल मेंबर हु मैनेज द अफेयर्स ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली इज कॉल्ड कर्ता। तो जो सबसे सीनियर मेल मेंबर रहेंगे, जो जॉइंट हिंदू फैमिली के अफेयर्स को मैनेज करते हैं, उन्हें कहा जाता है कर्ता। He is regarded as the head of the family and possesses the supreme position in the affairs of the family. तो वो जो है वो head of the family कंसीडर किए जाते हैं, और उनकी सुप्रीम पोजीशन होती है फैमिली के अफेयर्स में। Generally, a senior most co-partner of a joint family is karta. This presumption is very strong. In case of any conflict, the senior most member will be the karta of the family. So, जनरल रूल क्या है कि जो सीनियर मोस्ट को पार्टनर होंगे जॉइंट फैमिली में, वही करता होंगे, और ये प्रिजम्पशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रिजम्पशन है। अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है कि कौन मतलब सीनियर मोस्ट मेंबर है, अ, तो उस केस में अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है कि कौन करता होना चाहिए, तो उस केस में जो भी सीनियर मोस्ट मेंबर है उन्हें करता बनाया जाएगा। However, if the senior most member does not want to continue as Karta, he can relinquish his position, and with the consent of other co-partners, another member of co-partnery, not necessarily senior in line, will become Karta. मान लीजिए ऐसा केस है कि जो सीनियर मोस्ट मेंबर है वो कर्ता की तरह कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, तो वो अपना जो राइट है वो रिलिंक्विश कर सकते हैं, मतलब त्याग सकते हैं, और बाकी के जो भी कोपार्टनर्स हैं उनकी कंसेंट के थ्रू जो दूसरा मेंबर है कोपार्टनरी, वो भले ही जो सीनियर हो या ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, नेसेसरली सीनियर हो जरूरी नहीं है, वो कर्ता बन सकता है बाकी कोपार्टनर्स के कंसेंट से। अगेन अर्शनूर सिंह वर्सेस हरपाल कौर का केस जो हमने देखा, उसमें ये भी बोला गया था दैट कर्ता कैन सेल कोपार्सनरी प्रॉपर्टी फॉर लीगल नेसेसिटी और फॉर बेनिफिट ऑफ द एस्टेट। सो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कर्ता कोपार्सनरी प्रॉपर्टी को लीगल नेसेसिटी के लिए या बेनिफिट ऑफ स्टेट के लिए, दोनों केसेस के लिए सेल कर सकता है। Onus of the proof that the property was alienated for legal necessity is, or for benefit of the state is on the alienee. तो यहाँ पर जो ओनस ऑफ प्रूफ रहेगा कि जो प्रॉपर्टी थी ये सेल की गई थी लीगल नेसेसिटी के लिए या फिर बेनिफिट ऑफ द स्टेट के लिए, ये किस पर रहेगा, ये एलिनी के ऊपर रहेगा। ठीक है,
So, in the case of CIT versus State Govindram Sugar Mills, held that female member cannot be a karta because she cannot be a co-partner. ये बोला गया था गोविंद राम के केस में, सीआईटी वर्सेस स्टेट गोविंद राम केस 1966। लेकिन अब क्या हो गया, 2005 अमेंडमेंट के बाद पोजीशन चेंज हो गई और अब तो फीमेल्स भी को पार्टनर हो सकती हैं। तो इस वजह से अगर मान लीजिए फैमिली में कोई भी मेल मेंबर नहीं है, देयर इज एन एब्सेंस ऑफ अ मेल मेंबर, देन इन सच केस फीमेल कैन बी अ कर्ता। तो ये आज की पोजीशन है आफ्टर 2005 अमेंडमेंट। अब बात करते हैं सक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अ मेल हिंदू। तो मेल हिंदू का जो सक्सेशन है वो किस तरीके से चलेगा, ये बताया गया है सेक्शन 8 to 13 में। और इसमें सारे रूल्स दिए गए हैं सक्सेशन के, इन कनेक्शन विद द प्रॉपर्टी ऑफ अ मेल हिंदू डाइंग इंटेस्टेट, यानी विदाउट विल। इंटेस्टेट का मतलब होता है विदाउट विल। तो अगर कोई भी हिंदू विदाउट विल खत्म होता है तो उस केस में क्या रूल्स है। Section 8 lays down the general rule of succession in case of males dying intestate. It provides that property of a male Hindu dying intestate shall devolve in the following manner. तो किस तरीके से क्या इंटेस्टेट, अगर कोई मेल हिंदू की डेथ होती है तो क्या रूल्स हैं, तो देखते हैं। Firstly, upon the heirs being the relatives specified in class 1 of the schedule. इस एक्ट के साथ साथ एक शेड्यूल अटैच है जिसमें कि क्लास 1 एयर्स और क्लास 2 एयर्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले अगर कोई हिंदू की डेथ होती है इंटेस्टेट, तो उन्हें जो शेड्यूल 1 में जो क्लास 1 एयर्स हैं, उनके रिलेटिव्स हैं, उनको सबसे पहले जाएगा। सेकेंडली, अगर कोई भी क्लास 1 का एयर नहीं है, देन अपॉन द एयर्स बीइंग द रिलेटिव्स स्पेसिफाइड इन क्लास 2 ऑफ द शेड्यूल। तो फिर अगर मान लीजिए क्लास 1 वाला कोई भी एयर अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में फिर क्लास 2 वालों को जाएगा। थर्डली, इफ देयर इज नो एयर ऑफ एनी ऑफ द टू क्लासेस, अगर मान लीजिए क्लास 1 का भी कोई एयर नहीं है, क्लास 2 का भी कोई एयर नहीं है, तो वो फिर किस पे जाएगा, एग्नेट्स ऑफ द डिसीज। अभी एग्नेट और कॉग्नेट क्या होते हैं अभी हम देखेंगे, अभी के लिए बस आप ये याद रखिए कि एग्नेट को जाएगा। एंड लास्टली, इफ देयर इज नो एग्नेट देन अपॉन द कॉग्नेट्स ऑफ द डिसीज, अगर एग्नेट भी नहीं है तो कॉग्नेट्स ऑफ द। तो ये सारे रूल्स है। फर्स्टली किसको जाएगा, क्लास 1 को, देन क्लास 2 को, अगर दोनों नहीं है तो फिर कॉग्नेट एग्नेट को, एंड लास्टली कॉग्नेट को। Section 14 to 16 deals with the devolution of property belonging to female Hindu. अब बात करेंगे हम succession of property of female Hindu के बारे में, है ना। तो ये जो फिफ्थ पॉइंट है ये हेडिंग थी, थोड़ी सी टाइपो हो गई है यहाँ पे। सो सक्सेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ फीमेल हिंदू जो दिया हुआ है 14 to 16 में। तो सेक्शन 14 प्रोवाइड्स दैट प्रॉपर्टी ऑफ अ फीमेल हिंदू टू बी हर एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी। तो जो भी प्रॉपर्टी रहेगी हिंदू फीमेल की वो उनकी एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी रहेगी, यानी उसमें किसी भी अदर पर्सन का, उनके हस्बैंड का, किसी का भी इंटरफेरेंस नहीं होगा। It states that any property possessed by a Hindu, female Hindu, whether acquired before or after the commencement of this act, shall be held by her as full owner thereof and not as a limited owner. तो अगर कोई भी फीमेल हिंदू है जिसने कोई प्रॉपर्टी अक्वायर की है बिफोर या आफ्टर, दोनों केसेस में कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट के, तो वो उसके पास एज अ फुल ओनर रहेगी, नॉट एज अ लिमिटेड ओनर। So, Section 15 provides for general rule of succession in the case of female Hindus. It states that the property of a female Hindu dying intestate shall devolve in the following manner. तो अब अगर कोई भी फीमेल हिंदू की डेथ होती है और वो इंटेस्टेट जाती हैं, तो उस केस में क्या रूल्स रहेंगे सक्सेशन के। तो सबसे पहले जो उनकी प्रॉपर्टी है वो किसको जाएगी, अपॉन द सन्स एंड डॉटर्स इंक्लूडिंग द चिल्ड्रन ऑफ एनी प्री डिसीज्ड सन और डॉटर एंड द हस्बैंड। तो सबसे पहले एयर्स होंगे सन एंड डॉटर, यानी कि चिल्ड्रन, जिसमें कि प्री डिसीज सन के अगर बच्चे हैं, मान लीजिए बच्चा मर चुका है पर उनके बच्चे बचे हुए हैं, तो उस केस में जो मतलब ग्रैंड चिल्ड्रन है उनको जाता है और हस्बैंड को जाता है। तो फर्स्ट में इन सभी को साइमल्टेनियसली साथ में जाएगा, ये चीज याद रखिएगा, यानी तीनों को, अगर सन है एक डॉटर है और हस्बैंड है तो तीन शेयर्स जाएंगे। सेकेंडली, अपॉन द heirs ऑफ द हस्बैंड, मान लीजिए फर्स्ट वाले तीनों लोग नहीं हैं तो उस केस में heirs ऑफ हस्बैंड को जाएगा। थर्डली, अपॉन द मदर एंड फादर, अगर हस्बैंड भी नहीं है, heirs ऑफ हस्बैंड भी नहीं है, तो उस केस में फिर किसको जाएगा, मदर एंड फादर को। फोर्थली, अपॉन द heirs ऑफ द फादर, अगर मदर एंड फादर भी नहीं है तो फिर उस केस में किसको जाएगा, heirs ऑफ फादर को। एंड लास्टली, अगर फादर के भी heirs नहीं है तो फिर किसको जाएगा, heirs ऑफ मदर को। तो ये पूरी हायरार्की दी हुई है।
Now, any property inherited by a female Hindu from her father or mother shall devolve in the absence of any son or daughter or deceased, including the children of any predeceased son or daughter up to the heirs of father. तो यहाँ पे बात की जा रही है कि प्रॉपर्टी कहाँ से इनहेरिट की गई है। तो अगर फीमेल हिंदू ने कोई प्रॉपर्टी इनहेरिट की है अपने फादर या मदर से, तो ऐसी अगर प्रॉपर्टी है और फीमेल हिंदू के कोई भी बच्चे नहीं है, तो फिर ऐसी प्रॉपर्टी किसको जाती है? heirs ऑफ द फादर को जाती है, क्योंकि फादर या मदर से इनहेरिट की है तो ये किसको जाएगी? heirs ऑफ द फादर को जाएगी, एब्सेंस में किसके? सन या डॉटर की। यहाँ पर हस्बैंड को नहीं जाती है, ये चीज ध्यान देने वाली है। एनी प्रॉपर्टी इनहेरिटेड बाय अ फीमेल हिंदू फ्रॉम हर हस्बैंड or from her father-in-law shall devolve in the absence of any son or daughter of the deceased upon the heirs of the husband। अब देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टी फीमेल हिंदू ने इनहेरिट की है हस्बैंड से या फादर इन लॉ से, तो ऐसे में अगर बच्चे नहीं है उनके, तो उस केस में प्रॉपर्टी उनके हस्बैंड के heirs को जाती है। ठीक है। अब जो हमने पढ़ा था एग्नेट और कॉग्नेट, जो हमारे एर्स थे वहां पर, अगर क्लास वन क्लास टू नहीं है तो एग्नेट को जाती है और कॉग्नेट को जाती है हिंदू मेल के केस में। तो देखते हैं एग्नेट और कॉग्नेट क्या होता है। तो 3A डिफाइन करता है एग्नेट को। वन पर्सन इज said to be an agnate of another if two are related by blood or adoption wholly through males। तो अगर केवल थ्रू मेल्स यानी आदमियों के थ्रू, ब्लड या अडॉप्शन के थ्रू, ब्लड रिलेशन में इंक्लूडेड है या अडॉप्शन के थ्रू भी इसमें इंक्लूडेड है, तो अगर कोई दो लोग ब्लड या अडॉप्शन के थ्रू रिलेटेड है एक दूसरे से केवल मेल्स के द्वारा, तो उनको माना जाएगा एग्नेट। ठीक है। और 3C बोलता है कॉग्नेट, मतलब एक पर्सन दूसरे का कॉग्नेट तब कहा जाएगा जब वो ब्लड या एडॉप्शन के थ्रू रिलेटेड है पर पूरे तरीके से मेल से रिलेटेड नहीं है, मतलब यहाँ पर फीमेल का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। तो मेल्स के जितने भी रिलेटिव कहलाएंगे, थ्रू मेल का जितने भी रिलेशंस कहलाएंगे, वो होते हैं एग्नेट, और जहाँ पे फीमेल वाले रिलेशन भी इंक्लूड हो जाए उन्हें बोला जाएगा कॉग्नेट, इसीलिए यहाँ पे वर्ड यूज है, बट नॉट होली थ्रू मेल्स। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।